राणा आप सबका स्वागत करता हूं राणा एस्पायर एकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक संरचना के विषय में। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ का उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन और उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक संरचना के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक जीवन। उत्तर वैदिक कालीन जो राजनीतिक जीवन था उसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं ऋग्वेद की तुलना में। तो चलिए राजनीतिक जीवन समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो जो उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक दशा थी या राजनीतिक जीवन था उसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो देखने को मिलता है हमें वह ये था कि जो ऋग्वैदिक काल में छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे वे अब मिलकर जनपद का रूप धारण करने लगे थे। ये छोटे छोटे कबीले मिलकर जनपद बनाने लगे थे। ये जनपद का जो अस्तित्व हमें देखने को मिलता है वो उत्तर वैदिक काल से देखने को मिलता है। ठीक है। इसी समय जो राष्ट्र शब्द है उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र शब्द का प्रयोग पहली बार देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे कि कई सारे जो जनपद थे वो आपस में मिलकर एक बड़े जनपद के रूप में उभरे और उनके लिए संभवतः राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया था। जैसे कि जो पुरु और भरत कबीले थे ये मिलकर बन गए कुरु, है ना। इसी साथ तुर्वश और क्रिवी कबीले मिलकर बन गए पांचाल। तो ये बड़े कबीले मिलकर इन्होंने एक और बड़े कबीले का रूप लिया जिसके लिए संभवतः उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जब ये इनके कबीलों का क्षेत्र बढ़ गया तो संभवतः राजा का जो अधिकार था या राजा की शक्तियों में वृद्धि हुई, है ना। तो उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकारों में वृद्धि देखने को मिलती है। इस पर अब सभा जो राजा था उस पर अब सभा और समिति का पहले जैसा नियंत्रण नहीं रह गया था, या पहले जैसा नियंत्रण बोल सकते हैं, अधिकार बोल सकते हैं। जो ऋग्वैदिक काल में हमें देखने को मिलता है कि राजा निरंकुश नहीं था, सभा एवं समिति का उस पर नियंत्रण रहा करता था। वो चीज़ अब उत्तर वैदिक काल में आते आते समाप्त हो चुकी थी। मतलब जो सभा और समिति थी उनका राजा पर नियंत्रण अब नहीं रह गया था। राजा संभवतः निरंकुश हो चुका था। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सभा एवं समितियाँ उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो चुकी थी। यहाँ पर अभी भी सभा और समिति अस्तित्व में थी, क्योंकि जो अथर्ववेद है इसमें एक जगह कहा गया है कि अथर्ववेद जो ग्रंथ है वो बहुत बाद का ग्रंथ है, लगभग उत्तर वैदिक काल का ग्रंथ है ना। तो उसमें लिखा गया है सभा एवं समिति संबंध में कि जो सभा एवं समितियां हैं वे प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। प्रजापति मतलब राजा की 2 पुत्रियां यहाँ पर अथर्ववेद में सभा एवं समिति को बताया गया है। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि सभा समिति एकदम पूर्ण रूप से प्रभावहीन नहीं हुई थी, अस्तित्व में अभी भी थी उत्तर वैदिक काल में भी। लेकिन जो ऋग्वैदिक कालीन प्राचीन संस्था थी विदत, वो विदत अब उत्तर वैदिक काल में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी। ठीक है। अब राजा की उत्पत्ति का जो सिद्धांत था वो सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलता है, तो वो हमें सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत ऐत्रेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। राजा के अधिकारों के में जो वृद्धि हुई उसके परिणाम स्वरूप अलग अलग दिशाओं के राजाओं को अलग अलग नामों से जाना जाने लगा था उत्तर वैदिक काल में। जैसे जो मध्य देश का राजा हुआ करता था उसे राजा कहा जाता था, जो पूर्व का राजा होता था उसे सम्राट, और जो पश्चिम का राजा होता था उसे स्वराट, और उत्तर देश के राजा को विराट तथा दक्षिण देश के राजा को भोज कहा जाता था, है ना। और जो राजा चारों दिशाओं का स्वामी होता था उसके लिए उत्तर वैदिक काल में विराट शब्द देखने को मिलता है। ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक कालीन जो समाज था या सामाजिक जीवन था उसके विषय में। तो देखिए भारतीय सामाजिक व्यवस्था का जो आधार जो वर्ण व्यवस्था है वो ऋग्वैदिक काल से हमें थोड़ा देखने को मिलता है, लेकिन वो वहाँ पर इतने अपने रूढ़ रूप में नहीं थी। ठीक है। यद्यपि वर्ण व्यवस्था की नींव जो थी वो ऋग्वैदिक काल में पड़ चुकी थी, परंतु ये स्थापित उत्तर वैदिक काल में हुई। ठीक है। मतलब वर्ण व्यवस्था कब से स्थापित हुई तो पूछा जाए तो हम कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल में ये अपने इसकी स्थापना हुई, लेकिन इसके जो प्रभाव थे या इसके विषय में हमें देखने को इसकी जानकारी हमें ऋग्वैदिक काल से ही मिलने लगती है। ठीक है। इसमें 4 वर्ण बताए गए थे, ब्राह्मण, राजन अर्थात क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, यज्ञ और जो अनुष्ठान हुआ करते थे यज्ञ अनुष्ठान इनकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ चुकी थी, क्योंकि देखिए उत्तर वैदिक काल में कबीले थे आपस में एक दूसरे से संघर्ष किया करते थे, युद्ध बढ़े तो अनुष्ठान भी बढ़े, है ना। तो जब अनुष्ठानों की मात्रा बढ़ गई तो जाहिर सी बात है ब्राह्मणों की जो शक्ति है उसमें काफी ज्यादा यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलती है। तो क्यों देखिए जैसे ऋग्वैदिक काल में क्या था 7 पुरोहित हुआ करते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में इन पुरोहितों की संख्या बढ़कर हो गई थी 17। ठीक है। युद्ध में राजा की जीत की कामना करने का काम करते थे जो पुरोहित हुआ करते थे।
एवं उनके युद्ध विजयी कामना करना या उनके लिए यज्ञ अनुष्ठान करना उस इनका काम था। उसके बदले में राजा से इनको अभयदान प्राप्त होता था, मतलब इनको सुरक्षा प्रदान करने का काम राजा किया करता था। ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में क्षत्रियों की स्थिति ब्राह्मणों से श्रेष्ठ थी। मतलब ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि जो क्षत्रिय वर्ण था उनकी स्थिति ब्राह्मण से श्रेष्ठ थी। ऐसा क्यों कहा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में? क्योंकि ऐत्रेय ब्राह्मण में एक लाइन मिलती है कि ब्राह्मण जीविका चाहने वाला, दान लेने वाला है, लेकिन राजा जब भी चाहे अपनी मर्जी के अनुसार उसको हटा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्षत्रियों की श्रेष्ठता का द्योतक है ये लाइन, जो कि ऐत्रेय ब्राह्मण में देखने को मिलती है। ठीक है, वैश्य वर्ण की उत्पत्ति जो हुई है वो विश शब्द से हुई है, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं। समाज का यही वर्ग था जो वैश्य थे। देखिए, क्षत्रिय टैक्स नहीं दिया करते थे, ब्राह्मण टैक्स नहीं देते थे, शूद्र टैक्स नहीं दिया करते थे, मतलब कर जो देते थे वो सिर्फ कर देने वाला जो समुदाय था या जो वर्ण था वो था वैश्य, है ना। सिर्फ वैश्य समुदाय था जो कि कर दिया करता था। इसीलिए इनके जो वैश्यों का नाम पड़ गया वो अनस्य बलिकृत नाम से भी वैश्य को जाना जाने लगा, क्योंकि वो लोग बलि जो भी कर हुआ करता था उसको देने का काम करते थे। वैश्यों की सबसे बड़ी आकांक्षा होती थी कि वो सिर्फ ग्रामणी बन जाए, मतलब ग्रामणी बनना उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता था। ठीक है, शूद्रों की दशा समाज में निम्न थी। शूद्रों का कार्य जो ऋग्वैदिक काल में बताया गया है 10वें मंडल में, वही चीज यहाँ पर भी देखने को मिलती है। शूद्रों का काम बताया गया है ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। जाति व्यवस्था ही पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुई थी, पूर्ण रूप से वंश पर आधारित नहीं हुई थी, जैसे ही बाद में देखने को मिलेगी हमें आगे वर्ण व्यवस्था, उस तरह की वर्ण व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था अभी पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाई थी, परंतु जो शूद्र वर्ण था इसका उपनयन संस्कार इस समय बंद कर दिया गया था। मतलब उपनयन संस्कार जो कि शिक्षा ग्रहण के लिए जब बच्चे आते थे तो उनका उपनयन संस्कार किया जाता था, तो उस संस्कार से शूद्रों को उत्तर वैदिक काल में वंचित कर दिया गया था, जिसका विपरीत प्रभाव शूद्रों की शिक्षा पर देखने को मिलता है। ठीक है, शिक्षा से उनको यहाँ पर वंचित कर दिया गया था, क्योंकि उनका उपनयन संस्कार उत्तर वैदिक काल में बंद कर दिया गया था। हाँ, उत्तर वैदिक समाज में जो रथकार था, ठीक है, जो रथ बनाने का कार्य किया करता था, उसका स्थान शूद्र से ऊंचा माना गया है, क्योंकि रथकार का उपनयन संस्कार ऊपर के तीन वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान होता था, और रथकार को शिक्षा ग्रहण करने का यहाँ पर अधिकार था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्त्रियों की दशा की। तो ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है। इसका उल्लेख तत्कालीन साहित्य, मतलब उत्तर वैदिक कालीन जो साहित्य थे उसमें भी मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को ही समस्त दुखों का कारण बताया गया है। तो इससे समझ में आता है कि स्त्रियों की दशा में थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है, थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर हुई है, क्योंकि ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है कि जो पुत्री है वे समस्त दुखों का कारण बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों की जो तुलना की गई है वे पासा अर्थात जुआ समझ सकते हो उसको आप, पासा और सुरा मतलब मदिरा से की गई है। मतलब मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों की तुलना पासे और सुरा से की गई है। मतलब उसमें कहा गया है कि पासा सुरा मतलब पुरुषों की 3 बुराइयां बताई गई हैं मैत्रायणी संहिता में। उसमें कहा गया है कि पुरुषों की 3 बुराइयां कौन कौन सी हैं? पासा अर्थात जुआ, मदिरा मतलब सुरा या मदिरा जो भी समझ लीजिए आप, ठीक है, और तीसरी बुराई स्त्री को यहाँ पर बताया गया है। तो इन 2 जो पॉइंट्स बताए समझ में आता है कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लिखित याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि स्त्रियों की दशा बहुत ज्यादा निम्न हो चुकी थी या उनकी सामाजिक स्थिति में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ पर एक संवाद दिया गया है जो कि गार्गी और याज्ञवल्क्य ऋषि के मध्य हुआ था। तो इससे समझ में देखिए, जब संवाद कोई व्यक्ति करेगा जाहिर सी बात है कि वो एक विदुषी स्त्री होगी, है ना, कुछ ज्ञान रखती होगी, तभी तो बात संवाद हो सकता है इनके मध्य। ठीक है, तो संवाद यहाँ पर वर्णित किया गया है याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य। तो इससे समझ में आता है कि समाज में कुछ नारियां उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। वहीं इस बात के भी संकेत मिलते हैं कि शायद
उसकी भी कुछ सीमा निर्धारित थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है, वहां पर याज्ञवल्क्य गार्गी से कहते हैं कि तुम अधिक बहस ना करो, अन्यथा तुम्हारा सर तोड़ दिया जाएगा। इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है, मतलब पुरुषों की अर्धांगिनी स्त्रियों कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। तो मतलब वहां पर सम्मान की स्थिति उनको प्रदान की गई है। तो इससे ये अनुमान बिल्कुल नहीं लगा सकता कि स्त्रियों की जो दशा थी वो उत्तर वैदिक काल में बहुत ज्यादा निम्न हो गई थी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया था, मतलब उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार यहाँ पर लगभग नहीं था। क्यों संस्कार बंद हो गया है तो शिक्षा भी वो लोग ग्रहण नहीं कर पाएंगे, जो कि ऋग्वैदिक काल में इनका भी उपनयन संस्कार होता था, ठीक है। उन्हें सभा और विदथ में भाग लेने का अधिकार यहाँ पर छीन लिया गया था। स्त्रियों से सभा और विदथ जो संस्था थी, तो देखिए विदथ तो वैसे समाप्त हो चुकी थी वैसे भी उत्तर वैदिक काल में आते आते, तो हम कह सकते हैं कि सभा में भाग लेने का अधिकार स्त्रियों को यहाँ पर नहीं था, ठीक है। अब कम उम्र में भी विवाह इनके होने लगे थे, मतलब जो बाल विवाह था उसका थोड़ा सा प्रचलन हमको उत्तर वैदिक काल से देखने को मिल जाता है। उन्हें संपत्ति का अधिकार तो ऋग्वैदिक काल में भी नहीं था, तो उत्तर वैदिक काल में सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो संपत्ति का अधिकार यहाँ पर भी स्त्रियों को प्राप्त नहीं था। नियोग प्रथा अभी भी प्रचलित थी, ठीक है, मतलब इसमें समझ में आता है कि थोड़ी ज्यादा गिरावट नहीं हुई इनकी स्थिति में। नियोग प्रथा प्रचलित थी अभी भी। नियोग प्रथा के विषय में पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, चाहे जाके देख सकते हैं उसको, ठीक है। जबकि सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में भी देखने को नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पर जो गोत्र की हम लोग बात करते हैं, गोत्र शब्द क्या, आपका गोत्र क्या है ना, तो वो गोत्र शब्द की उत्पत्ति जो देखने को मिलती है वो उत्तर वैदिक काल से ही देखने को मिलती है। तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ या वह स्थान जहां समूचे कुल की या समूचे कुल का गौधन रखा जाता हो, या गौधन को रखा जाने का जो स्थान होता है, ठीक है। परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। फिर गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा प्रचलन में आ गई कि मतलब जो एक गोत्र के लोग हैं वो आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ही मूल पुरुष से उनकी उत्पत्ति मानी गई है, ठीक है। तो इस बाद में उत्तर वैदिक काल में के लास्ट तक आते आते ये प्रथा प्रचलित हो गई कि एक गोत्र के लोग आपस में विवाह संबंध नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक ही गोत्र या मूल पुरुष वाले लोगों के बीच आपस में विवाह निषिद्ध कर दिए गए। तो ये सारी चीजें उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हो चुकी है। तो ये हमने देखा उत्तर वैदिक काल के सामाजिक संगठन। थोड़ा सा अब हम अगले वीडियो में देखेंगे उत्तर वैदिक काल का आश्रम व्यवस्था, खान पान, रहन सहन और उत्तर वैदिक काल के कुछ देवी देवता। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।